डर एक अजीब सा एहसास है। हम सब उस डर की कहानी को जानते तो हैं, पर मानते नहीं। राम बाबू जो एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी के सेल्स हेड थे, हर बार की तरह फिर से सेल्स टूर पर निकले थे। भारी बारिश में केरल के एक छोटे से गांव अरिया में आते आते राम की बस लेट हो चुकी थी। बाबूजी, हमारा आखिरी बस स्टॉप है, आपको यहीं उतरना होगा, कंडक्टर ने कहा। अरे पर मुझे तो आगे जाना है, राम बाबू ने कहा। इतनी रात गए, इतनी बारिश में आपको आगे कुछ नहीं मिलेगा। इस गांव में एक छोटा सा आश्रम है, आप वहां रात गुजार लीजिए। आप कल सुबह वापस शहर जा सकते हैं। कंडक्टर ने बोलते हुए बस रोक दी। राम बाबू बस से उतर अभी कुछ बोल ही रहे थे, अरे यहां तो बहुत अंधेरा है। बस निकल चुकी थी। किसी तरह संभलते हुए राम अपना छाता खोल पास ही एक पेड़ के नीचे जा रुके। दूर दूर तक सिर्फ अंधेरा ही दिख रहा था। कुछ दूर चलने के बाद जब उन्हें एक रोशनी दिखी तो वो तेजी से उस ओर बढ़ गए। वहां उन्हें एक छोटा सा टी स्टॉल दिखा। हेलो हेलो, यहां कोई है क्या? हेलो। बहुत बोलने के बाद जब कोई नहीं आया तो वो पलट अभी वहां रखे बेंच पर बैठने को हुए थे कि अचानक एक औरत अंदर से बाहर आई। जी बताएं, उस औरत ने पूछा। राम बाबू पलटे तो देखा उनके सामने लगभग 6 फुट लंबी एक औरत खड़ी थी। बड़ी लाल आंखें, माथे पर एक लाल गोल बिंदी और चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान। सफेद और मैरून से रंग की साड़ी में लिपटी वो औरत अभी कुछ बोल पाती। असल में मुझे गांव के एक आश्रम तक जाना है, आपको पता है वो किस तरफ है? राम बाबू ने कहा। वो तो लगभग 8 किलोमीटर आगे है यहां से, और इतनी बारिश में आपको बहुत समय लग जाएगा। ओह, राम बाबू मायूस होते हुए बोले। पर आप हमारे कॉटेज में रुक सकते हैं, पास में ही है। यहाँ कई यात्री आते हैं, हम उन्हें रुकवाते हैं। थैंक यू, पर मुझे लगता है आश्रम ठीक होगा। इतनी रात गए, गांव तक का रास्ता ठीक नहीं है, बीच में घना जंगल भी है, उस औरत ने कहा। कुछ सोचते हुए राम बाबू ने कहा, ठीक है, आइए आपको कॉटेज तक ले चलती हूं। कॉटेज का रास्ता गांव के बिल्कुल उल्टी तरफ था। उस ओर जाते ही मानो सब कुछ बदलता दिख रहा था। राम बाबू ने तुरंत अपना टॉर्च जला लिया। चारों ओर छोटे छोटे तालाब थे जिनके पानी का रंग लाल था। तालाब के चारों तरफ डरावने सफेद पेड़ थे जो मानो तालाब से निकल रहे हों, और वो औरत चल नहीं रही थी बल्कि जमीन पर अपने पांव घसीट रही थी। ये रहा कॉटेज, उस औरत ने कहा। कॉटेज को देख राम बाबू मानो कुछ पल के लिए सुन्न रह गए। बाहर से तो कॉटेज ऐसा लग रहा था मानो सालों से खाली पड़ा हो। चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा था और ठीक कॉटेज के ऊपर पूरा बड़ा गोल चांद देखा जा सकता था। वो औरत कॉटेज के बाहर कुछ फुसफुसा भी रही थी। अंदर आपको सारा सामान मिल जाएगा, इतना कह वो औरत मानो राम बाबू की आंखों से ओझल हो गई। राम बाबू ने जैसे कॉटेज का दरवाजा खोला, उनके आश्चर्य का तो ठिकाना ही ना रहा। अंदर से तो एक कॉटेज मानो एक पुराने महल की तरह लग रहा था। अंदर एक बहुत ही बड़ा कमरा था जिसमें कई सारे डिजाइनर फर्नीचर्स, एंटीक लाइट्स, बड़े पर्दे देखे जा सकते थे। दीवारों पर की गई नक्काशी कुछ पुरानी लगती थी, मानो 100 से 150 साल पुरानी। सब कुछ सपने जैसा लग रहा था। थोड़ा सांस भरने के बाद राम बाबू ने जब डिनर कर अपनी सेल्स रिपोर्ट भरनी चाही तो सामने रखी कुर्सी और टेबल की ओर देखा। दोनों ही एक बड़ी खिड़की के सामने रखे थे और मानो वो किसी ऑफिशियल काम के लिए ही बनाई गई हों। राम बाबू तुरंत उस ओर बढ़ गए। अभी उस कुर्सी पर बैठने के लिए तैयार हुए ही थे कि बाहर खिड़की पर अचानक किसी की हथेलियां दिखी जो बोल रहा था, इस पर मत बैठो। पर राम बाबू तब तक उस कुर्सी पर बैठ चुके थे। बैठते ही मानो एकदम से अंधेरा छा गया और चारों दिशाएं गोल गोल घूमने लगी। जब सब ठहर गया तो राम बाबू ने होश संभालते हुए इधर उधर देखा। वो अभी भी उसी कुर्सी पर बैठे थे। तभी बाहर से किसी के दरवाजा खोलने की आवाज आई। अभी वो कुछ संभाल पाते वो उलटते पुलटते दरवाजे की ओर चल दिए। दरवाजा खोला तो देखा 4 अंग्रेज अफसर बाहर खड़े थे। उनकी वर्दी तो अलग दिख रही थी, मानो वो भारत की आजादी से पहले के हों। उन्होंने तुरंत कहा, समय हो चुका है। किसका? राम बाबू ने पूछा। तुम्हारी फांसी का। मतलब? राम ने कहा। जब अचानक से उनकी नजर अपने कपड़ों पर पड़ी तो देखा वो जेल के कपड़ों में है। राम को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो तो अभी कहीं और थे।
अफसरों ने राम बाबू को खींचते हुए बाहर निकाल लिया, उनके दोनों हाथों में हथकड़ी लगा दी और बरामदे की ओर ले गए, जहां उन्हें ठंडे पानी से नहलाने लगे। तभी वहां राम बाबू की नजर उस औरत पर पड़ी जो वहां झाड़ू लगा रही थी और ठीक राम बाबू की आंखों में देख रही थी। ये तो वही औरत है। ऐसा कहते हुए राम बाबू ने तुरंत उसकी ओर दौड़ लगा दी और उसका हाथ पकड़े भी कुछ पूछ पाते अफसरों ने उनके ऊपर लाठियों की बरसात कर दी और चोट लगने के कारण राम बाबू बेहोश हो गए। जब राम बाबू की आंख खुली तो उन्होंने अपने आप को एक खेत में पाया। बड़ी गहरी सांसें लेते हुए वो चारों ओर देखने लगे। अब ना तो वो कॉटेज दिख रहा था, ना वो अफसर। किसी तरह उठे तो देखा उनका बायां हाथ आधा काला हो चला था। ऐसा लग रहा था मानो हजारों सुइयां उनके हाथ में एक साथ चुभो दी गई हों। किसी तरह गिरते पड़ते जब वो बाहर मेन रोड पर आए तो वहां आते जाते लोगों से पूछने लगे, यहाँ एक चाय की दुकान थी, मैंने कल रात यहाँ देखी थी और वो औरत भी थी। ये सुनते ही वहां एक व्यक्ति फादर फर्नांडिस चिल्लाते राम बाबू से दूर भागने लगा। ऐसा लगा मानो वो राम बाबू से ही डर गया हो। ये सब राम बाबू को अजीब लग रहा था। आखिर उनके साथ ये सब क्या हो रहा था? उन्हें लगा वो व्यक्ति उन्हें फादर फर्नांडिस के पास जाने के लिए कह रहा था। आखिर राम बाबू गांव की चर्च पहुंच ही गए। अंदर आते ही वो चिल्लाने लगे, फादर फर्नांडिस प्लीज हेल्प मी, फादर फर्नांडिस प्लीज हेल्प मी। आवाज सुनते ही फादर फर्नांडिस तुरंत बाहर आए। फादर मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है। पहले वो टी स्टॉल और वो औरत और फिर वो अफसर, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। फादर ने कहा, माय सन, ना तो वहां कोई टी स्टॉल है और ना ही वो औरत जिंदा है, पर तुम्हारे साथ जो हो रहा है वो पहले भी लोगों के साथ हो चुका है। हैरानी की बात तो यह है कि तुम जिंदा हो, जबकि वहां से कोई भी आज तक जिंदा वापस नहीं आया, सिवाय एक के। मैं तुम्हारी मदद तो कर सकता हूं, पर तुम्हें सारी बात मुझे साफ साफ बतानी होगी। आखिर तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ? राम बाबू ने एक सांस में सारी घटनाएं बता दी। ओह, तो तुम उस औरत को छू पाए? जी हाँ, राम बाबू ने कहा, इसीलिए तुम वापस आ पाए। और अगर तुम बचना चाहते हो तो तुमको वापस जाना पड़ेगा और किसी तरह अपनी फांसी रोकनी होगी। पर जिस हाथ से मैंने उसको छुआ था वो पूरा हाथ काला पड़ गया है। राम ने हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, माय सन, धीरे धीरे तुम्हारा पूरा शरीर काला पड़ जाएगा, क्योंकि वो तुमको उधर टॉर्चर कर रहे हैं और तुम मर जाओगे। इसलिए तुम्हें वो करना पड़ेगा जो मैं तुम्हें बता रहा हूं। पर फादर, मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है और वो औरत कौन है? वो एक आत्मा है जो हर पूर्णिमा की रात इस दुनिया से लोगों को उस दुनिया ले जाती है और उनको मारकर उनकी आत्मा अपने कब्जे में कर लेती है। इसीलिए हर मरे हुए व्यक्ति की लाश उस पास के खेत में मिलती है। उस औरत का नाम है मरिया सिल्वेस्टर और वो लगभग 100 साल पहले इस कॉटेज में रहती थी। क्या फादर, पर वो आत्मा चाहती क्या है? उस कुर्सी पर बैठते ही मैं अलग दुनिया में कैसे चला गया? और वो कॉटेज, वो औरत, वो एकदम से कैसे गायब हो गए? राम बाबू ने पूछा। मायसन, कहा जाता है 1910 के आसपास जब भारत पर ब्रिटिशर्स का राज था तब मरिया और उसके पति बेन सिल्वेस्टर उसी कॉटेज में रहते थे। पर एक रात बहुत सारे अंग्रेज अफसरों ने उस कॉटेज को बाहर से घेर लिया। आरोप था कि बेन अंग्रेजों के खिलाफ एक मुहिम छेड़ रहा है और उसे फांसी दे दी गई। गांव के कुछ लोगों ने यह खबर अंग्रेजों तक पहुंचाई थी। उस दिन के बाद मरिया को किसी ने भी उस कॉटेज से बाहर आते नहीं देखा। खबर यह भी है कि उसने उसी कुर्सी पर बैठे बैठे ही अपनी जान गंवा दी। पर धीरे धीरे लोग हर पूर्णिमा की रात गायब होने लगे और जब एक व्यक्ति जिंदा वापस आया तो पता लगा वो आज भी अपने पति को ढूंढ रही है। और जब वो नहीं मिलता तो वो बदला लेने के लिए गांव के लोगों को इस दुनिया से वहां ले जा ठीक वैसे ही फांसी दिलवा देती है जैसे उसके पति को दी गई थी। हर पूर्णिमा की रात सब कुछ वो वैसा ही बना देती है जैसा 100 साल पहले था। पर वो आदमी कौन था जो बचकर आ पाया? राम बाबू ने पूछा। मायसन, इस बात का जवाब मैं बाद में दूंगा। अभी तुम्हारे पास टाइम नहीं है और तुमको तुरंत वापस जाना होगा। पर कैसे? वो तो मुझे देखते ही मार देगी। राम बाबू ने कहा। नहीं, वो तुम्हें इस दुनिया में नहीं मार सकती। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अगले 12 घंटों तक ही वो टी स्टॉल तुमको दिख पाएगा। उसके बाद उस दुनिया में जाने का रास्ता तुम्हारे लिए बंद हो जाएगा। तुम्हें ठीक उसी समय और वैसे ही उस टी स्टॉल पर जाना होगा। पर इस बार वो तुम्हें कॉटेज नहीं ले जाएगी, बल्कि तुम्हारे साथ कुछ अजीब घटनाएं होंगी। तुम्हें खुद पर काबू रखना होगा और जैसे ही वो तुम्हारी आंखों में देखे तुम्हें उसे बोलना होगा, तुम्हारा पति बेन कॉटेज के बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। वो तुरंत उस ओर बढ़ जाएगी और तुम्हें उसे फॉलो कर कॉटेज में रखी उस कुर्सी पर बैठना होगा। सिर्फ यही एक तरीका है वापस जाने का, फादर फर्नांडिस ने कहा।
पर मैं वहां अपनी फांसी कैसे रोकूंगा और वापस कैसे आऊंगा? राम बाबू ने पूछा। फादर फर्नांडिस ने एक छोटा सा क्रॉस राम बाबू के हाथ में देते हुए कुछ कहा। राम बाबू ठीक उसी समय उस जगह पहुंच गए जहां से उन्हें वो टी स्टॉल दिखा था। हवा के साथ बह रही उस डर की खामोशी को राम बाबू अपने चेहरे पर महसूस कर सकते थे। जब उन्हें वो रोशनी दिखी तो वो किसी तरह उस टी स्टॉल पर पहुंच गए। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, कोई है? हेलो हेलो। कुछ देर आवाज लगाने के बाद जैसे ही उल्टी ओर घूमे, ठीक सामने मरिया को खड़ा देख राम बाबू की चीख निकल गई। आज वो बिल्कुल अलग दिख रही थी। भयानक लाल बड़ी आंखों से वो राम बाबू को बस एकटक घूर रही थी और अजीब सी आवाज में कुछ बड़बड़ा रही थी। राम बाबू को भी कुछ समझ आ पाता, वो अपने आप को जमीन में जकड़ा पा रहे थे। जब उन्होंने अपने पांव की ओर देखा तो वो दर्द में कराहने लगे। उनके दोनों पांव आधे जमीन में धंस चुके थे। अभी वो संभल पाते, कई सारे चमगादड़ उनकी ओर बढ़ उनके शरीर से लिपट गए। राम बाबू अपने आप को मौत के बेहद करीब पा रहे थे। किसी तरह उन्होंने बोला, मैं तुम्हारे पति बहन के कहने पर यहाँ आया हूँ, वो तुम्हारा कॉटेज के बाहर इंतजार कर रहा है। इतना कहते ही सब कुछ बदल गया। उनके पांव ना तो अब जमीन में थे और ना ही वो चमगादड़ दिख रहे थे। मरिया तुरंत कॉटेज की ओर बढ़ गई। राम बाबू भी उसका पीछा करते कॉटेज तक पहुंच गए। मरिया भी चारों ओर देख ही रही थी कि राम बाबू बिना समय गंवाए उस कुर्सी पर जा बैठे। कुर्सी पर बैठते सब कुछ अंधेरे में खो गया और जब राम बाबू की आंख खुली तो उन्होंने अपने आप को एक पोल से बंधा पाया, जिसके ठीक सामने एक ऊंची सी जगह पर फांसी का फंदा दिख रहा था। उनके शरीर पर भी कई सारे चोट के निशान थे, मानो मानो उनको टॉर्चर किया गया हो। किसी तरह जब उन्होंने अपना सर उठाया तो देखा उनकी दाईं ओर मरिया खड़ी है। टाइम हो गया है, इसे फांसी दे दो, एक अंग्रेज अफसर ने राम बाबू की ओर देखते हुए कहा। दो अफसर राम बाबू की ओर बढ़ गए और उन्हें पोल से खींचते हुए उस चबूतरे की ओर ले जाने लगे जहां फांसी का फंदा था। उन्होंने अभी एक काला कपड़ा राम बाबू के चेहरे पर डाला ही था कि वो चिल्लाने लगे, मेरी एक आखिरी इच्छा है, प्लीज इसे पूरा करो। जब वहां खड़े अफसर ने पूछा, क्या चाहते हो? मैं वो जो औरत है उससे मिलना चाहता हूँ, उससे आखिरी बार बात करना चाहता हूँ। अचानक राम के चेहरे से कपड़ा हटा दिया गया और वो भी कुछ बोल पाते उन्हें एक आवाज आई, मरोगे, तुम सब मरोगे, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। ये आवाज तो मरिया की थी। राम ने तुरंत अपनी मुट्ठी खोल उसमें बंद क्रॉस से मरिया का हाथ पकड़ लिया। कुछ पल बाद जब राम की आंख खुली तो उन्होंने अपने आप को उसी खेत में पाया। ना तो अब मरिया दिख रही थी, ना वो अफसर और ना ही वो जेल। चारों तरफ सिर्फ हरियाली थी और उनका वो हाथ जो काला पड़ गया था वो अब ठीक हो चुका था। राम तुरंत फादर फर्नांडिस से मिलने पहुंच गए। चर्च पहुंचते ही राम ने खड़े वहां एक फादर से पूछा, मुझे फादर फर्नांडिस से मिलना है। सामने खड़े फादर ने राम की हालत देख राम से पूछा, माय सन तुम ठीक तो हो? राम ने कहा, जी मैं बिल्कुल ठीक हूं, मुझे फादर फर्नांडिस से मिलना है। जब वहां खड़े फादर ने कहा, मैं ही फादर फर्नांडिस हूं, तो राम बाबू भौचक्के रह गए। वो बोले, नहीं मैं तो कल फादर फर्नांडिस से मिलके गया था। तभी वहां टंगी एक फोटो फ्रेम को देख राम बाबू ने कहा, ये फादर फर्नांडिस, हाँ मैं इनसे कल मिला था। वहां खड़े सभी लोग आश्चर्य से राम बाबू को देखने लगे। तभी वहां खड़े दूसरे फादर ने कहा, ये तो मेरे ग्रैंडफादर हैं, फादर पीटर फर्नांडिस, इन्हें मरे तो काफी समय हो चला है। नहीं मैं इनसे कल ही मिला था, इन्होंने मुझे वो क्रॉस भी दिया था और कहा था अगर मैंने इसे अपने हाथों में रख उस औरत का हाथ पकड़ लिया तो मैं वापस आ जाऊंगा और मैं बच जाऊंगा, और मैं बच भी गया। अभी राम बाबू कुछ और बोल पाते, वहां खड़े फादर ने कहा, भाई सन मुझे सारी बात बताओ। जब राम बाबू ने सारी बात बताई तो फादर को सब समझ आ गया। उन्होंने कहा, उनके साथ भी कुछ ऐसा हुआ तो था, पर यह सच है या झूठ मैं नहीं जानता, लेकिन वो भी एक रात ऐसे ही गायब हो गए थे और वो अकेले ऐसे थे जो वापस आ पाए थे। शायद इसलिए ही वो तुम्हें बचा पाए। गांव के कई लोगों का कहना है उनकी आत्मा उन्हें आज भी दिखती है। शायद अच्छे और बुरे की इस लड़ाई में वो अच्छाई का साथ देने चले आते हैं। कहा जाता है आज भी पूर्णिमा की हर रात मरिया लोगों को उस पार ले जाने आती है और अगले दिन लोगों की लाशें उसी खेत में मिलती हैं।